नृत्य की मुद्राएं होती हैं। जैसे कौन सा नाटक होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के चेहरे बनाए जाते हैं। नृत्य करते समय मुद्राएं भी अलग अलग होती हैं। रूप में भेद हो गया ना, रूप भेदिक हो गया, वो रूप में अंतर। अभी वो उसका चेहरा किसी प्रकार से है, फिर उसका थोड़ी देर में अंतर हो गया, मोहिनीअट्टम होता है। ओके, वो किसी में भी हो सकता है। ठीक है, रूप में अंतर। किसी चित्र में क्या है वो रौद्र रूप में, किसी में क्या है शांत मुद्रा में, किसी में क्या है अलग मुद्रा है। वो क्या है रूप में अंतर हो गया, रूप में भेदिक। उस वो इस प्रकार के जो चित्र हो इसके अंतर्गत रखे हैं। अगला क्या है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक में ये बताएंगे दामिनी। ये सब हम आपको बता चुके हैं पहले से। बताइए दामिनी। मैंने आपसे कहा था आप खाना ज्यादा खाकर खाया करो, आपको नहीं लास्ट तक दिक्कत आती रहेगी जब इंटरव्यू देने जाओगे। आप बताओ मंजू। वर्णनात्मक में ज्यादा कठिनाई आ जाएंगी, जो वेरी गुड, जो उन्होंने उस तरीके से दिखाई गई है कि यहाँ पे वर्णन देख सके जी, सारे लोगों का एक साथ बनाया है। हाँ वो वर्णनात्मक हो गया, यानी वर्णन कर रहे हैं किसी भी चीज का। अब वर्णन एक चित्र में नहीं है, कई चित्र बनाने पड़ सकते हैं। जैसे आपने उसकी कहानी सुनी है कछुआ और खरगोश की, वो वर्णन किया जाना ना किसी कहानी का, और वो उसमें अलग अलग चित्र बनाए गए। एक चित्र में क्या है कि लाइन भैंस रखी है और कछुआ खरगोश वहाँ खड़े हैं। उससे आगे क्या है कछुआ पीछे रह जाता, खरगोश आ गया। उसके आगे क्या है पेड़ के नीचे खरगोश आराम कर रहा है, कछुआ चल रहा है। उससे आगे क्या कछुआ आगे निकल गया और वो वहीं सोता रह गया। ये कैसा चित्र होगा? ये वर्णनात्मक चित्र हो गया। समझिए, ये इस प्रकार की कैटेगरी अजंता में बांटी गई है। चित्र वहाँ बहुत सारे हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। कुल कितनी कैटेगरी बना दी वहाँ पर? 3 बना दी। कौन कौन सी बना दी है? तीनों को समझ गए आप? वेरी गुड, आगे लिखिए। तो लिखिए अब आलंकारिक अजंता की आलंकारिक श्रेणी में, अजंता की आलंकारिक श्रेणी में पशु पक्षी कॉमा लगा करके लिखिएगा। पशु कॉमा पक्षी कॉमा पुष्प कॉमा बेलें, बेलें कॉमा राक्षस कॉमा किन्नर कॉमा किन्नर कॉमा नाग कॉमा गरुड़ कॉमा यक्ष कॉमा गंधर्व और अप्सरा आदि को रखा जा सकता है। रखा जा सकता है। ये सब कौन सी श्रेणी में आगे? आलंकारिक। इनमें से कुछ ऐसा है तो समझ में नहीं आया? यक्ष, यक्ष और यक्षिणी की आकृति जो है पुरुष आकृति है और स्त्री आकृति है। यक्ष और यक्षिणी की एक ही साथ बनाई गई, जहां पर भी बनाई गई। ये पुरुष आकृतियां हैं जो आलंकारिक चित्र बनाने में ही काम में ली जाएगी। ठीक है, आगे बाकी तो सब समझ रहे हैं। गंधर्व, ये भी मुख्य आकृतियां हैं, पुरुष आकृति ही हैं। गंधर्व, गंधर्व का मतलब क्या है? एंजल्स टाइप की फोटोज होती है जैसे हाथ में तीर लेके। यस, एंजल्स वगैरह को गंधर्व में किया जाता है। गंधर्व में क्या है क्या होती पुरुषाकृति हैं लेकिन कुछ विशेष होंगी हो, जैसे राजा रानी नहीं से कुछ लेके खड़ा नो। जाके कमल वगैरह। डिफरेंस हो उनके रूप में। जैसे मान लिया नाक की जगह क्या बना दिया? चोंच बना दी, तोते वाली, वो गंधर्व टाइप होंगे, पुरुष ही
आकृति पुरुष ही होंगे, लेकिन उसमें क्या है, अतिशयोक्ति वाले चित्र फेस में थोड़ा सा चेंज करके शरीर का ऐसे। तो लेकिन कुछ स्कूल विद्यालयों में नाम लिखा था गंधर्व विद्यालय। नहीं वो अलग चीज है। बाकी तो सब ठीक है। अब लिखिएगा बाकी तो तेरी अजंता के रूप वैदिक श्रेणी के चित्रों में, रूप वैदिक श्रेणी के चित्रों में बुद्ध, बोधिसत्व, बुद्ध, बोधिसत्व, राजा, रानी, राजा, रानी की विभिन्न मुद्राएं अगली लाइन से लिखेंगे। विभिन्न मुद्राओं में बुद्ध, विभिन्न मुद्राओं में बुद्ध। अगला, बुद्ध का जन्म, निर्वाण, निर्वाण, और जीवन की अलंकारिक घटनाएं प्रमुख हैं। अब निर्वाण क्या है? हाँ बताओ। अच्छा, हमने सोचा कि हम बताएंगे। हाँ बताओ बताओ, वेरी गुड, बोलो निर्वाण। सही बताएंगे, बोलो। मतलब जाते हुए वो ये सब घर छोड़ने की जो घटना है उसे निर्वाण निर्वाण कहाँ प्राप्त किया गौतम बुद्ध ने? बोध गया कुशीनगर निर्वाण प्राप्त कर लिया। एक होता बैकुंठ, एक होता निर्वाण, निर्वाण प्राप्त कर लिया। क्या नो, वो जो शरीर त्याग करता है, हाँ शरीर त्याग, अब सही बोले हैं वो, इसलिए तो हम तुम्हारी तरफ देख रहे थे। कब बताएंगे? निर्वाण प्राप्त करना है शरीर त्याग से, ठीक है। एक होता बैकुंठ, यानी जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना, वो तो हो गया मोक्ष। निर्वाण प्राप्त कर लिया, मोक्ष प्राप्त कर लिया। एक होता बैकुंठ, जो मोक्ष से भी ऊपर की श्रेणी है, वो बैकुंठ है। बैकुंठ मोक्ष में तो क्या है, जन्म मर गया आदमी, स्वर्ग में चला गया, फिर जीवित मतलब फिर उसका जन्म होगा। उसके बाद जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता, फिर वो मोक्ष प्राप्त कर जाता। जो मोक्ष से भी ऊपर जाता है वो बैकुंठ में, यानी अब उनको किसी झंझट में नहीं पड़ना, वो वहाँ पहुँच गया। बैकुंठ धाम सबसे ऊपर, दोबारा जन्म नहीं लेगा वो। नहीं दोबारा नहीं, अब वो बैकुंठ को प्राप्त हो गया। अगली लाइन से लिखें। अजंता के तीसरे वर्णनात्मक तीसरी श्रेणी में जातक कथाएं लिखी। जातक कथाएं क्या है प्रिया? बुद्ध के जन्मों की कथा, एक जन्म की या विभिन्न जन्मों की? ओके, वेरी गुड। यानी कि विभिन्न जन्मों की कथाओं पर आधारित चित्रों को कौन से चित्र कहेंगे? जातक कथाएं। जातक कथाएं कैसे बनाई जाती हैं? क्रमिक बनाई जाती हैं, जिनका एक क्रम में वर्णन किया जाता है। यानी कि अभी ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक ही जगह पर एक ही में बनाए जाएंगे, लेकिन वो क्रम में होगा। जैसे अभी जो उदाहरण बताया था, समझ रहे होंगे उसको, वैसे उसको जब जोड़ेंगे एक साथ, तब वो कहानी पूरी होगी। अगर उसमें से एक भी चित्र आपने हटा दिया, भले तुम्हारे घर में कोई शैतान बच्चा है, उसमें से एक चित्र उठा के ले गया वो, तो फिर वो क्या है, वो कहानी बिगड़ जाएगी। जब तक वो चित्र नहीं आएगा कहानी पूरी नहीं होगी।
तो ऐसे चित्र कौन से हो गए? वर्णनात्मक चित्र हो गए। ये जो तीसरी श्रेणी है इसमें सारे वर्णनात्मक ही चित्र हैं। अगली लाइन से लिखेंगे अब। लिखिए, अजंता की गुफा संख्या 10। हेडिंग डाल दीजिए अब इसको, अजंता गुफा संख्या 10। लिखिए, अजंता की गुफा संख्या 10 एक चैत्य गुफा है। इंपॉर्टेंट सवाल। मैंने आपसे पहले ही बोला था, अजंता का जो चैप्टर है उसको लिखने से ज्यादा उसको समझने की जरूरत होती है। उसको एक एक इसमें शब्द इस प्रकार का है, उसको समझना ही पड़ेगा आपको। अगर बीच में आपने छोड़ दिया तो क्या है, जैसे बच्चे ने चित्र वहां से हटा दिया वैसे दिमाग से वो फिर हट जाता हो, बीच का नहीं आया, इसलिए छुट्टी नहीं करिएगा। यह एक चैत्य गुफा है। लिखिए, 10 नंबर की गुफा के पीछे का भाग घोड़े के नाल की तरह गोल है। घोड़े के नाल की तरह गोल है तथा इसकी छत में काष्ठ पंजर लगा हुआ है। काष्ठ पंजर लगा हुआ है। यस, क्या होता है कास्ट? कौन बताएंगे? काष्ठ पंजर, लकड़ी का जाल। काष्ठ पंजर लगा हुआ है। जैसे आप घरों में कौन सा लगता है? लौह पंजर। लौह पंजर, स्टील पंजर। अच्छा अब स्टील पंजर है। हाँ, काष्ठ पंजर लगा हुआ है। अगली लाइन से लिखेंगे, इस गुफा के अंदर एक ठोस स्तूप है। एक ठोस स्तूप है। अब शुरू में लिखा था चैत्य गुफा है, तो अपने आप समझ गए होंगे इसमें स्तूप भी होगा। ठोस स्तूप है। इस गुफा की बाह्य भित्ति पर, इस गुफा की बाह्य भित्ति पर एक लेख खुदा है। बाह्य भित्ति पर एक लेख खुदा है, जिसके अनुसार यह गुफा वासीढीपुत कटहादी नाम है ये व्यक्ति का। कटहादी, वासीढीपुत कटहादी ने बनवाकर दान की थी। अब ऐसा थोड़ी है राहुल रख लिया, ऐसा नाम थोड़ी है। वासीढीपुत कटहादी ने बनवाकर दान की थी। कौन सी गुफा दान की थी? 10 नंबर की गुफा। कैसी गुफा है? चैत्य क्यों है? इसमें स्तूप मिला इसीलिए पता चला ये चैत्य गुफा है। अगर स्तूप नहीं होता तो क्या पता चलता? ये विहार गुफा है भाई। चैत्य उसमें जो स्तूप था उससे तो पता चल गया। आगे लिखिएगा, क्योंकि लिपि विज्ञान के आधार पर यह सिद्ध होता है कि यह चैत्य गुफा
आंध्र सातवाहन काल में, आंध्र सातवाहन काल में ईसा से प्राय सातवाहन काल में ईसा से प्राय 200 वर्ष पूर्व बनी थी। ईसा से प्राय 200 वर्ष पूर्व बनी थी। लिखिए, अजंता की गुफा संख्या 10 में चित्रण स्तर, गुफा संख्या 10 में चित्रण स्तर 2 कालों का है, 2 विभिन्न कालों का है। लिखिए, 2 विभिन्न कालों का है। गुफा के पहले काल में साम जातक, अब जहां जातक जुड़ गया तो समझ गए होंगे आप। साम जातक व छदंत जातक, साम जातक व छदंत जातक आदि के चित्र आते हैं, जो गुफा की दाहिनी भित्ति पर बने हैं, जो गुफा की दाहिनी भित्ति पर बने हैं। जैसे साम जातक है और छदंत जातक है, कहाँ बने हैं? गुफा की दाहिनी भित्ति पर बने हैं। जो छदंत जातक है, छदंत जातक में ध्यान दीजिए थोड़ा, उसमें क्या था कि एक जन्म में भगवान बुद्ध ने हाथी के रूप में जन्म लिया और अपनी 2 रानियों, 2 हथनियों के साथ जो वन में विचरण कर रहे थे, बातें मतलब उसमें घूमते घूमते जो भगवान बुद्ध था, हाथी का जो जन्म था, उनका सर एक वृक्ष से टकरा गया। जो सुभद्रा, इनकी तो रानियां थी, जो पहली रानी थी उसके ऊपर फूल गिरे, जैसे उनका सर टकरा उसके ऊपर, उसके पेड़ के ऊपर से जो फूल थे वो, हाँ किसके फूल होंगे? हार सिंगार का ही तो है, कल भी पढ़ा था आपने। तो फूल गिरे तो क्या है, वो प्रसन्न हो गए एकदम से। और जो दूसरी थी उधर की तरफ पौधे पे क्या थी? चींटियाँ थी और सूखी लकड़ियाँ थी, तो उसके ऊपर वो गिर गई सूखी लकड़ियाँ। तो जिसके ऊपर सूखी लकड़ियाँ और चींटी गिरी थी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उसने उनसे बदला लेने की सोच ली। फिर अगले जन्म में उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि मैं किसी राजा के यहाँ जन्म लूँ। तो उसने बनारस के राजा के यहाँ जन्म ले लिया। जन्म लेने के बाद वो उसको भूली नहीं थी घटना को, मतलब मनुष्य रूप में जन्म के लिए उसने गुहार लगाई थी और उसको मनुष्य जन्म मिला। जन्म मिलने के बाद क्या हुआ, उसने उस गज को, एक सैनिक था, सैनिक के माध्यम से ढूंढवाया। तो उस गज को ढूंढो और उसके दांत तोड़ करके लेकर के आओ। वो गया और बहुत ढूंढता रहा पूरे वन में, उसे वो कहीं हाथी नहीं मिला। क्योंकि भगवान बुद्ध थे वो, उन्होंने उसकी पीड़ा को जान लिया। किसकी? जो सैनिक भेजा था दांत तोड़ने के लिए, वो परेशान हो गया, अगर वापस जाऊंगा तो रानी क्या है, सर कलम करवा देगी। तो वहाँ पे गुहार लगाने लगा और भगवान बुद्ध स्वयं उसके सामने वो प्रकट हुए हाथी के रूप में और अपने दांत तोड़ करके स्वयं उसको दे दिए। जैसे ही उनको थाल में सजा करके वो महल में पहुंचा रानी के सामने, रानी ने जैसे ही उन दांतों को देखा तो उसका जो पूर्व जन्म का प्रेम था उसके प्रति वो उमड़ आया उनको देख करके, और वो वहीं पे मूर्छित होकर के गिर गई और मर गई। ये इस कहानी का वर्णन है। ये है जातक कथा। कौन सी? किसकी है? छदंत जातक। ठीक है, लिखिए बाबू। बहुत सारी कथाएं हैं, सबके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जिनकी जानकारी वो मैं आपको बताता रहता हूँ। इम्पोर्टेंट यही है ज़्यादा, है ना।
मैंने भी उनके बारे में ही थोड़ा सा डिटेल देख रखी है। क्वेश्चन तो कैसे बनता है मतलब नहीं, ये पूछे, ये सवाल नहीं आता है, बस ये पूछेगा छदंत जातक कथा किस गुफा में। अब कहानी थोड़ी लिखवाएगा आपसे, लेकिन आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए केवल, क्या छदंत जातक है क्या, इसके बारे में जानकारी। ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, तो छदंत जातक की कथा है क्या। लिखिएगा, गुफा संख्या 10 की बाएं भित्ति पर, ये कौन सी पर थी? वेरी गुड। गुफा संख्या 10 की बाएं भित्ति पर बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष कौन सा है? वेरी गुड। बोधि वृक्ष व स्तूप की उपासना हेतु, वह स्तूप की उपासना हेतु जाते राजा, उपासना हेतु जाते राजा तथा उनका दल बना है, राजा तथा उनका दल बना है। यह भी पहले स्तर वाले चित्रों में ही है, यह भी पहले स्तर वाले चित्रों में ही है। देखिए, अजंता की गुफा संख्या 10 के एक अन्य चित्र में, गुफा संख्या 10 के एक अन्य चित्र में दो स्त्रियों ने अस्थि मंजूषा उठा रखी है, अस्थि मंजूषा उठा रखी है। जिनमें एक स्त्री पवित्र जल का, जिनमें एक स्त्री पवित्र जल का कलश उठाए हुए है, जल का कलश उठाए हुए है, जल का कलश उठाए हुए है। अस्थि मंजूषा क्या होता है? अस्थि मंजूषा जैसे कोई राजा या रानी हुआ करती थी, तो आजकल छतरी देखी आपने, छाता, उस समय ये उसी का काम करता था, जहाँ पर मतलब एक राजा रानी का प्रतीक था। जहाँ रानी बैठती थी या राजा बैठते थे, तो वहाँ उसको लेकर के खड़ा हुआ था पीछे, हाँ छत्र टाइप का, छत्र टाइप का। देखिए, अजंता की गुफा संख्या 10 में छदंत जातक की कथा भी चित्रित है। दूसरी स्त्री का यस, दूसरी स्त्री का बारे में क्या? एक स्त्री तो एक क्या लिखा था? अस्थि मंजूषा उठा रखी है, अच्छा, दो स्त्री है ना, एक स्त्री ने क्या उठा रखी है? मंजूषा उठा रखी है, दूसरी स्त्री ने पवित्र जल का कलश उठाया है। दूसरी स्त्री ने क्या उठा रखा है? कलश उठा रखा है, एक ने मंजूषा, एक ने कलश। लिखिएगा, छदंत जातक की यह कहानी, इंपॉर्टेंट सवाल है। यस, हाँ, ये तो लिखवा दिया, अभी 10 में ही लिखा जा रहा है। छदंत जातक की यह कहानी गुफा संख्या 17 में भी, गुफा संख्या 17 में भी पुनः
गुफा संख्या 17 में भी पुनः सफलता के साथ चित्रित की गई है। पुनः सफलता के साथ चित्रित की गई है। और कहानी के विभिन्न अंशों को एक ही क्रम में अनेक चित्र संयोजनों में दर्शाया गया है। अगली लाइन से लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाथियों के अंकन में अजंता के चित्रकार, इंपॉर्टेंट सवाल है, सिद्धहस्त थे। लिखिए, अजंता की गुफा संख्या 10 के स्तंभों पर बुद्ध की समभंगी आकृतियां बनाई गई हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, अजंता की गुफा संख्या 10 के दाईं ओर के पांचवें स्तंभ पर बुद्ध के चित्र के नीचे एक 5वीं सदी का लेख मिलता है। इसीलिए इनका समय 5वीं सदी भी स्थिर किया जा सकता है। 5वीं सदी भी स्थिर किया जा सकता है। अगली लाइन से लिखेंगे, द्रविड़ राजाओं द्वारा 10वीं गुफा (300 ईसा पूर्व से 226 ईसा पूर्व तक बनाई गई मानी जाती है। 300 ईसा पूर्व से 226 ईसा पूर्व तक बनाई गई मानी जाती है। स्तंभ के नीचे जो लेख मिला है उसके अनुसार क्या है, 500 तक भी माना जा सकता है। ठीक है। और द्रविड़ राजाओं के द्वारा बस इनका सटीक प्रमाण नहीं है, किसी आधार पर अलग अलग समीक्षकों ने लिखा है। इस प्रकार का सवाल पेपर में नहीं आएगा। ठीक है ना, ये पेपर में नहीं आता है किसी प्रकार का, क्योंकि जिन पे एक मत नहीं है अभी, तो वो पेपर में नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो फिर पूछेगा, उसमें उस समीक्षक का, लेखक का, लेख का नाम देगा।
तब पूछा जाएगा। अगली लाइन से लिखें। अजंता की गुफा संख्या 10 29 मीटर लंबी, 29 मीटर लंबी, 12.1 मीटर चौड़ी, 12.1 मीटर चौड़ी तथा 11 मीटर ऊंची है, तथा 11 मीटर ऊंची है। इस गुफा के अंदर 39 खंबे हैं, 39 खंबे हैं तथा छत गोलाकार है, तथा छत गोलाकार है। ठीक है। अजंता की गुफा संख्या 10 में श्याम जातक का चित्र भी, श्याम जातक का चित्र भी, श्याम जातक का चित्र भी बहुत सुंदर ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से चित्रित है, बहुत सुंदर ढंग से चित्रित है। इसकी आकृतियां कुछ भरहुत की कला से मिलती हैं, कुछ भरहुत की कला से मिलती हैं। गुफा के एक ओर बहुत सुंदर चित्र हाथियों के साथ बुद्ध का है, बहुत सुंदर चित्र हाथियों के साथ बुद्ध का है। अगला लिखिएगा, लिखिए अजंता गुफा संख्या 9। अब ये लिखी थी 10, अब लिखिए 9। जिस क्रम में आपको बताई थी ना 9, 10, 11, 12 और 16, 17 जो चित्रित गुफाएं बताई थी उन्हीं के बारे में लिखना है। अजंता की गुफा संख्या 9 के बारे में लिखिए। ठीक है। अजंता की गुफा संख्या 9 एक चैत्य गुफा है।